हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में इस समय फारदेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट यानी हमारी पृथ्वी से सबसे दूर तक पहुंचने वाली इंसानों द्वारा बनाई गई चीज कौन सी है? दोस्तों, जहां नॉर्मली एरोप्लेन की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं ये ऑब्जेक्ट 61,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्रह्मांड में आगे बढ़ता जा रहा है और इस समय ये पृथ्वी से इतना दूर है कि यहाँ तक लाइट को पहुंचने में भी करीब 21 घंटे का समय लगता है। यानी ऐसे में एक सिग्नल या मैसेज को इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचकर वापस आने में ही 2 दिन का समय लग जाता है, वो भी तब जब ये रेडियो सिग्नल्स 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं, यानी लगभग लाइट की स्पीड से। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ साइंस और इंजीनियरिंग के एक अनोखी मिसाल की, जिसका नाम है वॉयेजर 1। ये एक ऐसा इनक्रेडिबल यान है जिसे नासा ने करीब 45 साल पहले जुपिटर और सैटर्न प्लैनेट्स को करीब से देखने और समझने के लिए लॉन्च किया था। मगर ये स्पेसक्राफ्ट अपनी सारी हदें पार करके इस समय सोलर सिस्टम को भी क्रॉस करके एक ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां सन की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती। और कल्पना कीजिए कि पृथ्वी से करीब 23 बिलियन किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी आज भी ये यान हमें रेडियो सिग्नल्स भेज पा रहा है। दोस्तों, आपने और हमने 1980 और 90 के दशक में जो भी अपनी बुक्स में पढ़ा है इन प्लैनेट्स के बारे में, इनके मून्स के बारे में, और वो सारी जानकारी सबसे पहली बार पायोनियर और वॉयेजर मिशंस की वजह से ही मिली थी। दोस्तों, आज आपके मोबाइल में जो टेक्नोलॉजी है वो इन मिशंस में यूज हुई 50 साल पुरानी टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा एडवांस है। ऐसी पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करके भी एक यान को पृथ्वी से बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर भेज पाना और उससे तस्वीरें और बाकी डेटा इकट्ठा कर पाना एक बहुत ही बड़ी बात है। मगर ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? क्या पर्पस था इस मिशन को लॉन्च करने का? क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई थी? कौन सी बैटरी लगी थी इसमें जो आज तक इनको पावर दे रही है? और इतने अरब किलोमीटर दूर से आने वाले इनके बेहद वीक सिग्नल्स को कैसे कैच करती है नासा? आइए दोस्तों, आज के इस एक्साइटिंग और एजुकेशनल वीडियो में इन प्लैनेट्स के सफर पर चलते हैं और गहराई से जानते हैं इस अद्भुत मिशन के बारे में और इस मिशन से हासिल हुई कुछ अमेजिंग डिस्कवरीज के बारे में। We had no idea how much there was to discover. We had a sense that we knew what it felt like to be Magellan or Columbus. It's the only spacecraft that's gone by Uranus. It's the only spacecraft that's gone by Neptune. To see those first pictures coming in from the outer solar system, for the first time, what had been a point of light in the sky was a place. दोस्तों, वॉयेजर मिशंस की प्लानिंग स्टार्ट हुई 1960 के दशक में, जब नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने ये ऑब्जर्व किया कि 1977 और 80 के बीच में बाहरी प्लैनेट्स यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एक रेयर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में होंगे। मतलब आसान शब्दों में कहें तो इस समय अगर किसी अंतरिक्ष यान को वहां भेजा जाएगा तो इससे होगा ये कि इन 4 प्लैनेट्स की जर्नी कम से कम फ्यूल और कम से कम समय में हो सकेगी। इस टेक्निक को ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं, जिसकी मदद से अंतरिक्ष यान जुपिटर की ग्रेविटी को यूज करके अपने आप को आगे सैटर्न की तरफ ढकेल सकता है, उसके बाद सैटर्न की ग्रेविटी को यूज करके यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून तक भी कवर कर सकता है। मतलब नॉर्मली अगर नेपच्यून तक पहुंचने में 30 साल लगेंगे किसी यान को, तो ग्रेविटी असिस्ट टेक्निक को यूज करके वो 12 सालों में ही पहुंच सकता है वहां पे, और वो भी कम से कम फ्यूल में। क्योंकि ये रेयर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट 176 सालों में सिर्फ एक ही बार आता है, नासा किसी भी कीमत पर इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था। इसलिए उन्होंने वॉयेजर मिशंस के अंदर 2 स्पेसक्राफ्ट्स की प्लानिंग की, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 1 का फोकस एरिया था दोस्तों जुपिटर और सैटर्न और इनके कुछ चंद्रमाओं की स्टडी करना। वहीं वॉयेजर 2 का फोकस एरिया था जुपिटर, सैटर्न से फ्लाई करते हुए यूरेनस और नेपच्यून को स्टडी करना। इसके लिए नासा ने करीब 10,000 अलग अलग रूट्स को स्टडी किया और 2 रूट्स फाइनल किए अपने दोनों यानों को रवाना करने के लिए। दोनों ही यानों में उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग उपकरण लगाए गए, जिसकी मदद से इन प्लैनेट्स की तस्वीरें, उनका तापमान, उनकी हवा और बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जा सके। इसके अलावा उसमें कंप्यूटर सिस्टम भी लगा था जो कि वॉयेजर्स के कैमराज, उनके एंटीना, उनकी ओरिएंटेशन को कंट्रोल करता था। दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि जहां आज हमें अपने लैपटॉप में 500 GB भी कम लगता है, वहीं इन विमानों में जो कंप्यूटर था उसकी मेमोरी थी करीब 69 KB। सिमिलरली इसमें जो कैमरास लगे थे उनकी पावर थी 0.64 मेगापिक्सल। इसके साथ ही इन दोनों यानों में एक गोल्डन रिकॉर्ड भी अटैच किया गया। गोल्डन रिकॉर्ड असल में एक गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क थी जो फोनोग्राफिक रिकॉर्ड है, जिसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन के अब तक के कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस और साउंड रिकॉर्ड्स किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें 55 लैंग्वेजेस में एक मैसेज लिखा गया था, हेलो फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ प्लैनेट अर्थ। इसके अलावा पृथ्वी के लोगों और जगहों की कुछ तस्वीरें
और कुछ म्यूजिक भी इस डिस्क में स्टोर किया गया था। Old record. हमारो राम राम पहुँचे हमें। And here was this Noah's Ark of human culture that was being sent to the outer planets and then beyond to wander in the interstellar darkness for 1 billion years. Hello from the children of planet Earth. ये शायद एक्चुअली एक होप थी कि धरती के अलावा ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारे ये वॉयजर यान मिले तो उसे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो अर्थ पे है उसकी एक झलक मिले इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स के जरिए। दोस्तों ये ग्रामोफोन तांबे के डिस्क के बने हुए हैं जो कि आने वाले करीब 1 अरब सालों तक सही सलामत बने रहेंगे। अब आते हैं दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि इतने सालों तक वॉयजर स्पेसक्राफ्ट को पावर कैसे मिल रही है। ऑब्वियसली इसमें सेल्स या नॉर्मल लिथियम आयन बैटरी तो यूज़ कर नहीं सकते जो आपके मोबाइल में यूज़ होती है। सोलर पैनल्स का भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हर समय सन की रोशनी स्पेसक्राफ्ट्स पर नहीं पड़ेगी। दरअसल इतने लंबे मिशंस के लिए न्यूक्लियर बैटरी का यूज़ किया जाता है दोस्तों, जिसे साइंटिफिक भाषा में RTG कहते हैं। RTG का मतलब होता है रेडियो एक्टिव थर्मल जनरेटर। इसमें फ्यूल के रूप में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लूटोनियम 238 का आइसोटोप यूज़ होता है। आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो थोड़े से अनस्टेबल होते हैं और उनमें कुछ अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं, जिसकी वजह से ये दिन प्रतिदिन विघटित यानी खत्म होते जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जिस समय ये पूरी तरह खत्म हो चुके होते हैं। इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं दोस्तों। इसी प्रोसेस के दौरान जो हीट रिलीज होती है उसको थर्मोकपल्स की मदद से पावर जनरेट करने के काम में लाया जाता है और इसी हीट से विमानों को अंतरिक्ष के बाहर के ठंडे टेम्परेचर्स में गर्म भी रखा जाता है। हर वॉयजर में ऐसी 3 RTGs लगी थी जो कि लॉन्च के समय 470 वॉट्स जनरेट कर रही थी। रेडियो एक्टिव डिके होने की वजह से हर साल कुछ ना कुछ वॉट कम होती रहती है और इस समय ये RTGs करीब 250 वॉट के आसपास पावर जनरेट कर रही हैं। फाइनली लॉन्च के लिए 2 दिन चुने गए दोस्तों। वो ऐतिहासिक दिन थे 20 अगस्त 1977 और 5 सितंबर 1977। इनको नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि केप कैनावरल फ्लोरिडा में है वहां से लॉन्च किया गया। T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition and we have liftoff. We have liftoff of the Titan Centaur carrying the first of 2 Voyager spacecraft to extend man's senses farther into the solar system than ever before. Although launched first, हालांकि वॉयजर 1 को बाद में छोड़ा गया था बट उसका पाथ वॉयजर 2 से थोड़ा फास्ट था, जिसकी वजह से वो अपने आगे वाली जर्नी करीब 4 महीने पहले कर पाया। ये दोनों यान हमें पहली बार दिखाने जा रहे थे कि बाहरी सौर मंडल के ग्रह करीब से कैसे दिखते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। दोस्तों लॉन्च के करीब 18 महीने बाद यानी 5 मार्च 1979 को करीब 600 मिलियन किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वॉयजर 1 जुपिटर के पास पहुंचा और इसने जुपिटर के बारे में जानकारियां जुटाना शुरू किया। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की बात करें तो जैसे वॉयजर अभियान से पहले माना जाता था कि केवल धरती पर ही ज्वालामुखी मौजूद है, पर वॉयजर यानों द्वारा भेजी गई जानकारियों से पता चला कि जुपिटर के चंद्रमा आयो पर भी ज्वालामुखी मौजूद है। वॉयजर 1 ने जो इमेजेस भेजी थी उसके हिसाब से वहां पर वॉल्केनिक लावा फ्लो करता है और आयो की हवा में सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जिससे किसी भी तरह के जीवन की पॉसिबिलिटी होना ना के बराबर है। करीब 4 महीने बाद जब वॉयजर 2 जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा के पास से निकला तो हमें पता लगा कि केवल धरती पर ही सागर मौजूद नहीं है, बल्कि यूरोपा की सतह पर भी मोटे बर्फ की परत के नीचे एक बहुत विशाल सागर मौजूद है। वॉयजर 2 ने यह भी कंफर्म किया कि आयो की सतह पर जो 9 ज्वालामुखी वॉयजर 1 ने ऑब्जर्व किए थे उनमें से 6 ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय हैं। वॉयजर 1 ने 2 नए चंद्रमा थेब और मेटिस की भी डिस्कवरी की। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी की कि जुपिटर पर जो एक रेड स्पॉट दिखता है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट भी कहते हैं, वो दरअसल हमारी पृथ्वी से भी बड़ा गैस के बादलों का एक तूफान है जिस पर हवा करीब 432 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगातार घूमती रहती है। इसके अलावा जुपिटर पर लाइटनिंग भी होती है। ये फर्स्ट टाइम था जब पृथ्वी के बाहर किसी और ग्रह पर लाइटनिंग को देखा गया। दोस्तों इसके करीब 20 महीनों बाद यानी 9 नवंबर 1980 के दिन वॉयजर 1 सैटर्न के नज़दीक पहुंचता है। उसने सैटर्न के बारे में भी नए नए खुलासे किए, जैसे 3 नए चंद्रमाओं का पता लगाया, उसकी रिंग्स की नज़दीक से फोटो खींची। more and more the rings were revealing their intricate and baffling structures.
Some of them, scientists joked, seemed to defy the laws of physics. But they were all stunningly beautiful. सैटर्न का एक मून है टाइटन, उसके बारे में हमें ये बताया कि उस पर पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेयर है और वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स के सी मौजूद हैं। ये सीज इथेन और मीथेन से मिलकर बने हुए हैं। वॉयेजर अभियान के जरिए हमें सैटर्न के छोटे से चंद्रमा एनसेलेडस के बारे में काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिली। इनफैक्ट सैटर्न के जितने भी मून्स हैं दोस्तों, उसमें एनसेलेडस सबसे ज्यादा चमकने वाला मून है, क्योंकि इसकी सतह साफ बर्फ से ढकी हुई है जो कि सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करती है। दोस्तों साइंटिस्ट ये मानते हैं कि आज अगर सौर मंडल में जीवन की या एटलीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के होने की सबसे अधिक संभावना है तो वो सैटर्न के चंद्रमा एनसेलेडस और टाइटन पर ही है। दोस्तों इसके बाद नवंबर 1980 में वॉयेजर 1 ने प्लैनेट्स को छोड़ अपनी आगे की यात्रा चालू की। उसके करीब 9 महीने बाद वॉयेजर 2 ने भी सौर मंडल के दूसरे ग्रहों की पड़ताल शुरू की। सन 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस ग्रह के करीब पहुंचा। वहां वॉयेजर 2 ने लाइट ब्लू और ग्रीन कलर्स के बादलों के नीचे डार्क स्पॉट्स को मैप किया। इसके अलावा वॉयेजर 2 ने यूरेनस के 11 नए चंद्रमाओं की भी खोज की। इसने ये भी पता लगाया कि यूरेनस का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ साउथ पोल पे ना होके इक्वेटर के पास है। इसके अलावा वॉयेजर 2 के यूरेनस के एक डार्क रिंग पे -353 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, जो कि यूरेनस को हमारे एक सौर मंडल का सबसे ठंडा प्लैनेट भी बनाता है। वॉयेजर 2 आज तक भी यूरेनस के पास पहुंचने वाला पहला और आखिरी यान है दोस्तों, जस्ट इमेजिन। दोस्तों यहाँ पे जिक्र करना बनता है नासा के DSN यानी डीप स्पेस नेटवर्क का। इतने अरबों किलोमीटर से जब कोई यान सिग्नल भेजता है तो उस वीक सिग्नल्स को कैच कर पाना अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए नासा ने डीप स्पेस नेटवर्क को एक्सपेंड किया, जिसके अंडर उन्होंने पृथ्वी पर 3 कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाए, कैलिफोर्निया, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में। उनमें बहुत ही बड़े डिश एंटीनास फिट किए गए वॉयेजर से आने वाले सिग्नल्स को कैच करने के लिए। दोस्तों 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर कदम रखने वाली जो पहली इमेजेस थी उसके सिग्नल भी डीप स्पेस नेटवर्क ने ही कैच करके ब्रॉडकास्ट किए थे। दोस्तों यूरेनस को पार करके वॉयेजर 2 1989 में नेपच्यून ग्रह के पास पहुंचा। वहां उसने नेपच्यून के 6 नए चंद्रमाओं की डिस्कवरी की। इसके अलावा नेपच्यून के ऊपर एक बहुत ही बड़ा डार्क स्पॉट का पता लगाया, जो कि असल में हमारी पृथ्वी के आकार का घूमता हुआ एक तूफान है। इसे ग्रेट डार्क स्पॉट भी कहा जाता है दोस्तों। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून के चंद्रमा ट्राइटन के बारे में भी कई खुलासे किए और हमें सबसे पहली बार पता लगा कि ट्राइटन पर नाइट्रोजन के गीजर्स मौजूद हैं और उसका गुलाबी कलर इसी नाइट्रोजन और मीथेन की बर्फ की वजह से ही होता है। दोस्तों पृथ्वी के बाहर नाइट्रोजन की मौजूदगी पहली बार नोटिस की गई। A world at the very, very edge of the solar system, frozen, we thought would be completely geologically dead, and it turns out to be geologically active. That was a great surprise. दोस्तों नेपच्यून को ऑब्जर्व करने के बाद वॉयेजर 2 अपने आगे के सफर पर रवाना हो गया। वैसे तो अपने लंबे सफर के दौरान वॉयेजर यानों ने कई महान और ना भुलाने वाले मोमेंट्स दिए हैं, पर वॉयेजर अभियान के सबसे महान पल उस वक्त आया जब इसने अपने कैमरा धरती की तरफ घुमाए। उस दौरान पूरे सौर मंडल और ब्रह्मांड में धरती सिर्फ एक छोटी सी ब्लू कलर जैसी पॉइंट दिख रही थी। This was our willingness to see the Earth as a one pixel object in a far greater cosmos. It's that humility that science gives us, because you can't look at that image and not think of how fragile our world is, how much we have in common with everyone with whom we share it, our relatedness to everyone on this tiny pixel. दोस्तों 1998 में वॉयेजर 1 ने पायनियर 10 के डिस्टेंस को भी क्रॉस कर लिया, जिसके बाद वो स्पेस में इंसानों द्वारा बनाया गया फारदेस्ट ऑब्जेक्ट बन गया, यानी सबसे ज़्यादा दूर स्थित ऑब्जेक्ट बन गया। दोस्तों 25 अगस्त 2012 में वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलकर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच जाता है। इसी तरह 2018 में वॉयेजर 2 यान भी हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर आगे निकल जाता है। आने वाले 10 वर्षों में दोनों ही अंतरिक्ष यानों को बंद करना होगा। हालांकि तब तक ये दोनों यान अपनी अमेजिंग जर्नी पूरी कर चुके होंगे। दोनों ही अंतरिक्ष यान आने वाले कई सालों तक अंतरिक्ष में हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे। मे बी कभी फ्यूचर में ये यान एलियंस को मिलें और उनको आइडिया लगे कि अर्थ के ऊपर ऐसी कोई मानव सभ्यता एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों अपनी इस लंबी यात्रा में वॉयेजर यानों ने हमारे सोलर सिस्टम और प्लैनेट से जुड़ी कई इंपॉर्टेंट जानकारियां हमें दी। इसलिए शायद ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि वॉयेजर मिशन
ह्यूमैनिटी की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स में से एक है। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, मगर आप में से केवल 12% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल अच्छा लगता है और आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए सुपर नॉलेज वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।